गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे मेरिस्टेम कल्चर या जिसको सूट टिप कल्चर भी कहते हैं। मेरिस्टेम कल्चर हैं वो सर्वप्रथम मोरेल एवं मार्टिन नाम के साइंटिस्ट ने 1952 में डहेलिया प्लांट, कौन सा डहेलिया प्लांट को हैं वो उसमें वायरस के इरिडिकेशन, वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए हैं वो मेरिस्टेम कल्चर किया था। क्योंकि जो मेरिस्टेम होता है उसमें जो रेट ऑफ सेल डिवीजन होती है वो वेरी फास्ट होती है, उसमें इंट्रासेलुलर स्पेसीज हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो मेटाबॉलिक रेट हैं वो हाई होने की वजह से वो क्या होता है कि वहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन क्या होता है, नहीं होता है, वायरस नहीं स्प्रेड होता है। इसलिए हमारे को अब अगर कभी भी वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने हैं तो हम मेरिस्टेम कल्चर या बड टिप कल्चर, बड टिप कल्चर या सूट टिप कल्चर करते हैं, जिससे वायरस फ्री प्लांट प्राप्त किए जा सकें। Shoots of all angiosperms and gymnosperms grow by virtue of their apical meristem। आप हम सभी जानते हैं कि जो भी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्लांट्स की लंबाई है वो उसकी ग्रोथ किसके कारण होती है, एपिकल मेरिस्टेम के कारण। द एपिकल मेरिस्टेम इज यूजुअली ए डोम of tissue located at the extreme tip of a shoot and measures approx 0.1 millimeter in diameter and 0.25 to 0.3 millimeter in length। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो किसी भी प्लांट के जो एक्सट्रीम टिप होती है, सबसे टर्मिनल लीफ, वो सॉरी टर्मिनल पार्ट जो सूट का होता है उस पे लोकेटेड होता है, और एक डॉम शेप स्ट्रक्चर होती है, कैसी डॉम शेप, जो अराउंड 0.1 मिलीमीटर डायमीटर और 0.25 से 0.3 मिलीमीटर लंबाई का होता है। मेरिस्टेम और सूट टिप इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्टेम बाय अप्लाइंग ए वी शेप्ड कट। हम कभी भी जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो सर्वप्रथम हमें एक्स प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। एक्स प्लांट उसे कहते हैं जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए प्लांट का पार्ट यूज करते हैं। तो मेरिस्टेम कल्चर में जो पार्ट एक्स प्लांट के रूप में अपन काम लेते हैं वो होती है सूट टिप या मेरिस्टेम। इसी प्रकार जैसे अपन सीड कल्चर करते हैं तो सीड उसमें एक्स प्लांट हो गया, इसी प्रकार एम्ब्रियो कल्चर करते हैं तो उसमें एम्ब्रियो एक्सप्लांट हो गया। तो इसी प्रकार जो मेरिस्टेम या सूट टिप कल्चर होता है उसमें जो एक्सप्लांट होता है वो मेरिस्टेम या सूट टिप अपन आइसोलेट करते हैं स्टेम से वी शेप कट लगा करके। फिर उसके बाद में मोस्टली जो मेरिस्टेम कल्चर होता है वो एक सिंगल मीडिया पे पर्याप्त नहीं है टिश्यू को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो कई प्रकार के टिश्यूज होते हैं उनके ग्रो होने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्बन सोर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मेरिस्टेम कल्चर में भी एमएस मीडिया और वाहिट एंड गॉथरीट का मीडिया है वो काम में लेते हैं। MS medium salts have been very satisfactory for such culture, though white and Gotthard were the most widely used media during the early days of मेरिस्टेम कल्चर। जब भी अपन जो अपना मेरिस्टेम कल्चर करते हैं तो सबसे पहले अपन जो आपका मेरिस्टेम या सूट टिप है उसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद में उसको सरफेस स्टरलाइज करेंगे, और सरफेस स्टरलाइज करने के बाद में उसको वापस डिस्टिल वाटर से वॉश करके जब अपन इनोकुलेशन करते हैं तो सर्वप्रथम उसको करेंगे वाहिट एंड ग्वाथरीट मीडिया में। फिर उसके बाद में जब कैलेक्स फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाता है फिर अपन उसको MS मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए आपका एपिकल मेरिस्टेम है वो सबसे आपका जो टर्मिनल पार्ट है सूट का वहाँ लोकेटेड होता है, और डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके दोनों तरफ लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं, और नीचे आपका कोर्टेक्स, पीथ और वेस्कुलर बंडल को
शो किया हुआ है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपके सेल डिवीजन करता है, फिर उसका जोन ऑफ इलेंगुएशन होता है और उसके जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, और नीचे परमानेंट टिश्यू होते हैं। ये डायग्राम शो कर रहा है मेरिस्टेम कल्चर या सूट टिप कल्चर को। सबसे पहले या सर्वप्रथम अपन एक सूट टिप लेते हैं और सूट टिप से अपन मेरिस्टेम या सूट टिप को आइसोलेट करके उसको सरफेस स्टरलाइज करके किस में रखेंगे, मीडिया पे इनोकुलेट कर देंगे। और फिर जब इसमें कुछ दिनों बाद में सूट और कैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसको दूसरे मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें रूटिंग और आगे हार्डनिंग की प्रोसेस हैं वो शुरू हो जाती है। स्टेजेज ऑफ मेरिस्टेम कल्चर, जो मुरासीज हैं साइंटिस्ट, उन्होंने जो मेरिस्टेम कल्चर हैं उसको 3 स्टेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज में है वो आपका एक्सप्लांट है, वो सिंगल सूट और मल्टीपल सूट के अंदर एस्टेब्लिश होगा। एट दिस स्टेज एक्सप्लांट्स आर सप्लीमेंट्स विथ साइटोकाइनिन्स लाइक आपका जो बेंजाइल एमिनोप्यूरिन है, काइनेटीन है और 2 आइसोपेंटिल एडेनिन। इनमें से कोई सा भी आपका साइटोकाइनिन है वो उसको सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में objective is to multiply the propagule, and for this auxiliary suit proliferation is followed as it maintains higher genetic stability. In auxiliary suit proliferation, high level of cytokinin are utilized to overcome the apical dominance. सेकेंड स्टेज में आपका जो साइटोकाइनिन का लेवल है वो बढ़ा दिया जाता है जिससे कि आपका एपिकल डोमिनेंस नहीं हो, और उसके साथ साथ में आपकी लेटरल ग्रोथ भी हैं वो एक्सिलरी सूट प्रोलिफरेशन भी हैं वो स्टार्ट हो जाए हैं। फिर थर्ड स्टेज में अब शूटिंग हो गई, शूटिंग के बाद में रूट्स का फॉर्मेशन। The stage 3 purpose is the regeneration of adventitious roots from the shoot obtained in stage 2. थर्ड स्टेज में अपन जो अपने को सेकेंड स्टेज में एक्सिलरी बर्ड और जो आपका टर्मिनल बर्ड का प्रोलिफरेशन हुआ था उससे अब रूट का फॉर्मेशन करवाना है। और इसके लिए अपन जो ऑक्सीन है जैसे कि आपका नेप्थलीन एसिटिक एसिड और उसके अतिरिक्त इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड हैं, इंडोल एसिटिक एसिड हैं, 2,4-D है, ये सभी ऑक्सीन्स हैं वो रूट जनरेशन के लिए उसमें ऐड किए जाते हैं। जबकि सूट के लिए अपन क्या ऐड किया था, नेचुरल साइटोकाइनिन जैसे बेंजाइल एमिनोप्यूरिन है, आपका आइसोपेंटाइलेडिनिन है, और ये ऐड किए थे साइटोकाइनिन। जबकि रूट के लिए आपका नेप्थेलिक एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड वगैरह अपन ऐड करते हैं। तो उससे क्या है कि आपका रूट का रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। सूट डेवलपमेंट विथ एक्सिलरी, ये देखिए आप रूटिंग ऑफ सूट्स, इसमें आपका रूट फॉर्मेशन थर्ड स्टेज में होना स्टार्ट हो जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ मीडियम, मीडिया के क्या क्या घटक हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके अतिरिक्त आपका कार्बन सोर्स के रूप में है वो अपन शुगर लेते हैं, और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स के रूप में अपन वाइटामिन्स लाइक थियामीन है, निकोटीनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड एंड पायरोडोक्सिन फास्फेट, ये हैं वो विटामिन्स के रूप में एज ए सप्लीमेंट काम में लेते हैं। जबकि एमिनो एसिड्स जैसे एल ग्लूटामीन है, एस्पार्जिनिन है, सिस्टीन और ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक केसिन हाइड्रोस हाइड्रोलाइसेट हैं, कोकोनट मिल्क हैं, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज जूस और टोमेटो जूस हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक
सबस्टेंस के रूप में काम में लेते हैं। इसके अतिरिक्त अपन मीडियम में ऐड करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीन्स फॉर रूटिंग एंड साइटोकाइनेन्स फॉर सूट रीजनरेशन एंड जिब्रेलिन हार्मोन फॉर इंटरनोड इलोंगेशन एंड फॉर द मेरिस्टेम ग्रोथ। एंड जो आपका मीडियम है उसको सॉलिडिफाई करने के लिए अपन अगेरोज ऐड करते हैं, और जो मीडियम का पीएच है वो रखा जाता है आपका 5.8 है, वो ऑप्टिमम होता है। तो उससे भी नीचे pH lower than the 4.5 और हायर देन 7.5 ग्रेटली इनहिबिट द ग्रोथ। इसलिए जो आपका मीडियम का pH है वो 4.5 और 7.5 इन्हीं दोनों pH रेंजेज के बीच में रखा जाता है, क्योंकि अगर 4.5 से कम भी होगा तो भी प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, और अगर मीडियम का pH 7.5 से ज़्यादा होगा तो भी आपके प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। नाउ द प्रोटोकॉल ऑफ मेरिस्टेम टिप कल्चर। सर्वप्रथम अपन किसी भी प्लांट की हैं वो यंग ट्विग्स लेंगे जो कि हेल्दी प्लांट है। ऐसा प्लांट नहीं कि जो आपने कोई डिजीज प्लांट है उसकी आपने जो ट्विग हैं वो ले ली, यंग ट्विग नहीं। इससे आपका जो एम है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर किसी डिजीज प्लांट से अगर यंग ट्विग ले ली तो जो आपका नेक्स्ट प्लांट बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी आपके डिजीज्ड प्लांट ही बनेंगे। इसलिए हमेशा हेल्दी प्लांट की यंग ट्विग लेनी है, फिर उसको 1 सेंटीमीटर काट लेना है। कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर काटने के बाद में उसको सरफेस स्टरलाइज करेंगे, या तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से या HgCl2 HgCl2 से 10 मिनट के लिए, या तो अपन सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन NaOCl या HgCl2 मरकरी के सॉल्यूशन में उसको 10 मिनट्स तक रखेंगे, और फिर उसके बाद में उसको 10 मिनट के बाद में डिस्टिल वाटर से अपन 2-3 बार क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद में इसको अपन जो ट्वीग हैं उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसमें, स्टरलाइज पेट्री डिश में, जिसमें कि ऑलरेडी आपका बनाया हुआ जो मीडियम है वो इनोकुलेटेड किया हुआ है, पोर किया हुआ है पेट्री डिश में। Remove the outer leaves from each shoot. After the removal of all outer leaves, the apex is exposed. Cut off the ultimate apex with the help of scalpel and transfer only those less than 1 mm in length. Incubate the culture under 16 hours light at 25 डिग्री सेल्सियस। जब अपन उसको सरफेस स्टरलाइज करके डिस्टिल वाटर से वॉश कर लिया और उसके बाद में अपन ने उसको पेट्री डिश में ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद में अपन क्या करते हैं कि जो भी उसकी साइड वाली लीव्स होती है, आउटर लीव्स होती है, उसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद में जो उसका मेन एपिकल या अपेक्स वाला पार्ट है उसको अपन निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में अब उसको अपन स्केल पल की सहायता से उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसमें, जो मीडियम होता है MS मीडियम या मोरासीज, इस वो सॉरी अपना वाइट एंड ग्वाथरीड मीडियम, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो आपका फाइनली जो एक्सप्लांट होता है उसकी जो लंबाई है वो कितनी रखी जाती है, 1 mm। ट्रांसफ़र करने के बाद में उसको अपन 16 आवर्स लाइट और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर रख देते हैं। As soon as the growing single leafy shoot or multiple shoots obtained from single shoot tip or meristem, transfer them to the hormone free medium to develop roots। जब उसमें आपका सूट बनना स्टार्ट हो जाती है तो अपन उसको नेक्स्ट मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें हार्मोन नहीं है, रूट डेवलप के। द प्लांट्स आर लेटर ट्रांसपोर्ट टू द पॉट्स कंटेनिंग कंपोस्ट एंड केप्ट अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन फॉर हार्डनिंग। जब उसमें रूट और सूट दोनों डेवलप हो जाती है तो अपन उसको जो पोट होता है उसको उसमें उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको ग्रीन हाउस में रख देते हैं, जिससे वो जो आपका एनवायरनमेंट है उसके प्रति
थोड़ा एक्लेमेटाइज हो जाए, और जब वहाँ उसकी हार्डनिंग हो जाएगी फिर उसको अपन नेचुरल एनवायरनमेंट में रख देते हैं जहाँ वो ग्रो कर जाता है। एप्लीकेशन ऑफ सूट टिप कल्चर और मेरिस्टेम कल्चर। जो मेरिस्टेम कल्चर या सूट टिप कल्चर है उसका क्या क्या यूटिलिटी है या एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट है वायरस एलिमिनेशन। Plants are often infected with more than one type of virus, including some even not known. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत सारे वायरस के द्वारा है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और कई ऐसे वायरस हैं जिनके बारे में अपन जानते भी नहीं है, वो उनके द्वारा भी वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। ए जनरल टर्म वायरस फ्री इज यूज्ड बाय कमर्शियल हॉर्टिकल्चर बाय दिस मेथड। इसलिए जब भी हमारे को वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने हो तो अपन उसका करते हैं मेरिस्टेम टिप कल्चर। और जितने भी हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं जो कि नर्सरी वगैरह की कार्य करते हैं, वो सब मेरिस्टेम टिप कल्चर टेक्निक ही यूटिलाइज करते हैं। Second, micropropagation. Asexual or vegetative propagation of whole plants using tissue culture techniques referred to as micropropagation. किसी भी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव पार्ट को लेकर के उसको के द्वारा होल प्लांट्स बनाने की टेक्निक है, वो आपका क्या कहलाती है, माइक्रो प्रोपोगेशन। तो माइक्रो प्रोपोगेशन भी अपन मेरिस्टेम टिप कल्चर के द्वारा कर सकते हैं और बहुत संख्या में अपन पौधे क्लोन बना सकते हैं जो कि आइडेंटिकली सिमिलर होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट प्लांट के समान। थर्ड एप्लीकेशन है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दैट आर हाईली हेट्रोजाइगस इन नेचर और दैट इज recalcitrant. Such seeds are not accepted for storing genetic resources, so the meristem from such plants can be stored in vitro. कई बार क्या होता है कि जो आपका प्लांट्स के द्वारा सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हाईली हेट्रोजाइगस विषम युग्मनजी होते हैं, जिससे जो अपन अगर किसी प्लांट का जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपन अगर उसको लंबे ड्यूरेशन के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसे हेट्रोजाइगस सीड्स को अपन है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि कई सीड्स ऐसे होते हैं जो रिकैल्सिट्रेंट होते हैं, मीन अगर आपको इसको स्टोर करोगे तो वो कुछ समय तक ही स्टोर कर सकते हैं, 4-5 साल तक, फिर उसके बाद में उनकी रिकैल्सिट्रेंट प्रॉपर्टी होने के कारण वो उनका मॉइस्चर कंटेंट और ये कम होने की वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। ऐसी कंडीशंस में हेट्रोजाइगस सीड्स और रिकैल्सिट्रेंट सीड्स की के डीमेरिट से बचने के लिए अपन मेरिस्टेम कल्चर हैं वो जेनेटिक रिसोर्स के रूप में स्टोर करके यूटिलाइज कर सकते हैं। यूज इन प्लांट ब्रीडिंग। इन मैनी प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट द हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस अबोर्टिव सीड और नॉन वाइबल सीड। As a result, it makes a barrier to crossability in plants where non-viable seeds are unable to develop into mature plants. Shoot tip or meristem from such hybrid plants can be cultured to speed up breeding program. कई बार क्या होता है कि अपन प्लांट ब्रीडिंग में हाइब्रिड प्लांट्स जनरेट तो कर लेते हैं, लेकिन उनसे बनने वाले जो सीड्स होते हैं हाइब्रिड प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, अबोर्टिव होते हैं, क्योंकि या तो वो जर्मिनेट होते ही उनका एम्ब्रियो क्या हो जाता है, अबॉर्शन, जिससे वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। और अगर कई बार प्लांट्स जर्मिनेट तो हो गया लेकिन उसमें जो सीड्स बन रहे हैं वो क्या होते हैं, नॉन वाइबल होते हैं, जर्मिनेट ही नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस से बचने के लिए कि जिससे आपके नॉन वाइबल सीड्स नहीं प्रोड्यूस हो, और नॉन वाइबल सीड नहीं होंगे तो वो मेच्योर प्लांट भी नहीं बना पाएंगे, इसलिए ऐसी जो कंडीशंस से अपन अवॉइड होने के लिए मेरिस्टेम टिप कल्चर है एक सक्सेसफुल टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग में। Quarantine. Plant-based derived forms shoot tip or meristem cultures are easily accepted by the quarantine authority for international exchange without any checking. Therefore, using this technique, crop plants can be easily exchanged in crop improvement programs that are based on material from different parts of the world.
जब भी अपन किसी भी कंट्री से किसी प्लांट का एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले उनका क्या होता है, क्वारंटाइन होता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि वो प्लांट है आपका डिजीज़ फ्री है या नहीं है, उनमें कोई डिजीज़ तो नहीं है। क्योंकि अगर अपन कोई प्लांट है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे उस प्लांट में कोई डिजीज़ प्रेजेंट है तो वो अपने इंडिया में स्प्रेड आउट हो जाएगी अगर अपन उसको एज इट इज़ काम में ले लेंगे तो। और ऐसे ही अगर कोई डिजीज़ अपने यहाँ इंडिया में प्रेजेंट है और अपन उसका सीड है वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ के जो इंपोर्ट करने वाले स्टेशंस हैं वो सबसे पहले उसका क्वारंटाइन करते हैं कि जो अपन ने प्लांट मटेरियल मंगवाया है वो डिजीज फ्री तो है या नहीं है। इसलिए मेरिस्टेम टीप कल्चर के द्वारा अपन वायरस फ्री प्लांट्स प्राप्त करते हैं और उनको इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। उनके क्वारंटाइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होते हैं, वायरस फ्री। तो ये मेरिस्टेम टीप कल्चर के यूटिलिटी है और कैसे अपन मेरिस्टेम टिप कल्चर करते हैं। Exploitation of meristem culture. Meristem culture has been used in eradication of banana virus from infected banana plants and production of certified banana plant. मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा ही यह संभव हुआ कि जो मेरिस्ट बनाना वायरस हैं उसको क्या किया है, इन्फेक्टेड प्लांट से टोटली इरिडिकेट कर दिया गया है और सर्टिफाइड बनाना प्लांट हैं वो प्रोड्यूस कर लिए गए हैं जो वायरस फ्री हैं। इलिमिनेशन ऑफ वायरस से जैसे कि पोटैटो स्पैंडल वायरस हैं और न्यूक्लियोसिस हाइड्रोसिस वायरस हैं थ्रू की थीमोथेरेपी एंड मेरिस्टेम टिप कल्चर इन नेक्ट्राइन। कई ऐसे वायरसेज होते हैं जिनको अपन मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा इलिमिनेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री क्राइसेंथेमस। क्राइसेंथेमस के प्लांट हैं वो वायरस फ्री प्राप्त किए जा सकते हैं मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा। Pathogens other than viral like fungi, bacteria, mycoplasma could also be got rid of. वायरस के अलावा भी कोई ऐसे पैथोजन होते हैं जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, वो भी हैं, वो मेरिस्टेम टिप कल्चर के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, इजीली इरिडिकेट। बेकर एंड फिलिप्स ऑब्टेन कार्नेशन प्लांट्स फ्री फ्रॉम फ्यूजेरियम रोजियम and Treman in 1965 obtained gladiolus plants free from Oxysporum fusigladioli। इन दोनों साइंटिस्ट ने जो कि कार्नेशन प्लांट्स थे जो फ्यूजेरियम फंजाई है उससे इन्फेक्टेड थे, उनसे आपके बहुत लॉस होता था, इसलिए इन्होंने फ्यूजेरियम फ्री कार्नेशन प्लांट्स हैं वो मेरिस्टेम टिप कल्चर द्वारा ऑब्टेन किए। और ट्रेमर ने भी जो ग्लेडियोलस प्लांट्स हैं जिनमें कि ऑक्सीस्पोरम फंजाई है वो इन्फेक्ट करता था, वो मेरिस्टेम टिप कल्चर द्वारा फंजाई फ्री प्लांट्स प्राप्त किए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे आपके